हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हारिस मुस्तफ़ा आप सभी दोस्तों का आपके अपने टीचर्स अकेडमी प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। फटाफट से आ जाइए, जिससे हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 3। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपी नहीं, बीपीएससी तैयारी 4.0, मैंने यूपी बोल दिया। खैर, अगर आप बीपीएससी तैयारी 4.0 की तैयारी कर रहे हैं, वो भी टीजीटी साइंस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो ये प्रैक्टिस सेशन जो चल रहा है 2 दिन से, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है जी, चलिए इसी क्रम में ये आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 3 होगा। फिर आगे भी हम अपना प्रैक्टिस सेट कंटिन्यू रखेंगे, 4-5 प्रैक्टिस सेट रखेंगे। गुड इवनिंग एवरीवन, सबको गुड इवनिंग। नमस्ते भैया, नमस्ते सबको, नमस्ते वैभव जी, नमस्ते प्रीति जी, नमस्ते सबको, गुड इवनिंग, नमस्ते। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी तैयारी 4.0 की और साइंस की, टीजीटी साइंस की, तो टीजीटी साइंस में क्योंकि मैं फिजिक्स का क्वेश्चन देखता हूं, तो मैं आपको फिजिक्स के क्वेश्चन ही कराऊंगा। जब ये 7 सीरीज है, आई थिंक 7 से 8 प्रैक्टिस सीरीज है टीजीटी साइंस की, इसके खत्म होने के बाद मैं पीजीटी फिजिक्स की मैं आपको प्रिपरेशन करा दूंगा 6 से 7 प्रैक्टिस सेट के साथ। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए, हमारा लक्ष्य फाउंडेशन बैच 2025 स्टार्ट हो गया है। ग्रेजुएशन के बाद के ये सारे कोर्सेस हैं, और अगर आप इसमें किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एस्टेड हो, एनवीएस, केवीएस, जीआईसी, असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, एमआरएस, यूकेएलटी, डीडब्ल्यूएसपी, बीपीएससी, टेट, यूकेएलटी, उत्तराखंड लेक्चरर, एमपी टेट, तो ये हमारी है फैकल्टी, टीचर्स एकेडमी की फैकल्टी। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो आप सबसे वाकिफ़ हैं, सारे टीचर से आप बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ़ हैं, हर एक टीचर अपने में स्पेशलाइज्ड है। तो बैच हमारा स्टार्ट हो गया है। वैलिडिटी है 720 दिन की, 720 दिन की वैलिडिटी आपको मिल रही है। ठीक है, तो आप अगर इच्छुक हैं बैच ज्वाइन करने के, तो आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी तो आप संस्था का नंबर जानते ही हैं, 96 28 95 92 37। कॉल करिए, आपको जानकारी मिल जाएगी। नहीं, अभी पेड बैच पे कोई क्लास नहीं चल रही है। अभी सिर्फ और सिर्फ पब्लिक क्लास चल रही है यूपी टीजीटी की। अभी कुछ दिन के बाद से पेड बैच पे कंटिन्यू क्लास चलेगी। देखिए, मैं कोई भी क्लास मिस नहीं करता हूँ, मेरी डेली क्लास आती है। बहुत ही क्रिटिकल अगर सिचुएशन है या बहुत ही ज़्यादा अगर कोई ज़रूरत है, तो ही मैं थोड़ा सा छुट्टी लेता हूँ, अदरवाइज मैं छुट्टी नहीं लेता। चलिए जी, तो आगे चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। और देखिए, सभी विषयों पे हमारा स्वतंत्रता बैच प्रारंभ हो गया है। कोर्सेज आपके सामने हैं, जिससे पहले तो मैंने आपको बता ही दिया है। बाकी आप एडमिशन लेना चाहें तो आप कॉल कर सकते हैं। अगर आपकी कॉल रिसीव नहीं हो रही है तो व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ओके, तो आइए पेन और कॉपी निकालिए, और पेन कॉपी निकालिए और फटाफट से आप लोग अपना रिस्पॉन्स मार्क करना स्टार्ट कर दीजिए, और देखिए कि आपकी तैयारी कितनी चल रही है। क्योंकि टीजीटी साइंस में क्वेश्चन ज़्यादा न्यूमेरिकल्स वाले नहीं होते हैं, थोड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही आते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसी क्रम में आपके सामने है, स्पीड ऑफ साउंड वेव इन एयर। एयर में साउंड की जो स्पीड होती है, ध्वनि की जो चाल होती है, ऑप्शन है इंक्रीज विद प्रेशर, डिक्रीज विद इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी, इंक्रीज विद इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। बताइए जी, ध्वनि की चाल, ध्वनि का वेग एयर में किसके साथ वैरी करता है? प्रेशर के बढ़ने से बढ़ जाता है, या डिक्रीज हो जाता है जब हम ह्यूमिडिटी बढ़ाते हैं, या स्पीड इंक्रीज कर जाती है जब ह्यूमिडिटी इंक्रीज करते हैं? इसमें से एक से ज्यादा हो सकता है या कोई नहीं हो सकता? बताइए। ठीक है सब, फटाफट से मार्क करना स्टार्ट करिए। आपको साउंड की स्पीड का फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर साउंड की स्पीड का फॉर्मूला नहीं पता है तो ये गलत बात है भाई। साउंड की स्पीड पता होनी चाहिए। साउंड की स्पीड का फॉर्मूला होता है स्पेसिफिक हीट रेशियो P अपॉन रो। अब यहाँ पे हर एक टर्म से आप बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ हैं। ये लाप्लास करेक्शन भी बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं? लाप्लास करेक्शन, लैप्लाशियन करेक्शन, लैप्लाशियन करेक्शन। यहां पे रो को बोलते हैं डेंसिटी ऑफ मीडियम, डेंसिटी ऑफ मीडियम। पी को बोलते हैं प्रेशर, इसको बोलते हैं रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्लियर है क्या? तो गामा बराबर आपको पता है CV अपॉन CP होता है, ये बहुत ही मशहूर रिलेशन है।
और सीपी और सीवी में एक रिलेशन होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, मेयर्स फॉर्मूला, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर। आर क्या होता है, गैस कांस्टेंट होता है। तो ये मेयर फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। बाकी ये है स्पीड ऑफ साउंड वेव। चलिए जी, अब बताइए फटाफट से, साउंड वेव की स्पीड किस पे डिपेंड करती है? देखो कहीं ना कहीं साउंड वेव की स्पीड डेंसिटी पे डिपेंड कर रही है। अब बात करते हैं डेंसिटी बढ़ती कैसे है। देखो अगर एयर में ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है तो ह्यूमिडिटी का मतलब होता है मॉइस्चर कंटेंट बढ़ जाना, और जब पर यूनिट वॉल्यूम पे मॉइस्चर कंटेंट बढ़ता है ना, तो पर यूनिट वॉल्यूम पे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन कम होने लगती है। तो मतलब पर यूनिट वॉल्यूम पे ड्रॉपलेट्स बढ़ गए, लेकिन एयर के और नाइट्रोजन के पार्टिकल्स कम हो गए। एयर और नाइट्रोजन के पार्टिकल्स के कम होने से इनकी डेंसिटी बढ़ गई, पर यूनिट वॉल्यूम की डेंसिटी कम हो गई। और जब डेंसिटी कम हो जाती है तो इसका मतलब ये होता है कि स्पीड बढ़ जाती है। इसका मतलब जैसे जैसे मॉइस्चर कंटेंट या जैसे जैसे ह्यूमिडिटी बढ़ती जाती है, बहुत ध्यान समझिएगा जो बताने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे ह्यूमिडिटी बढ़ती है तो ह्यूमिडिटी के बढ़ने से क्या होता है, पर यूनिट वॉल्यूम पे कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस एंड नाइट्रोजन गैस डिक्रीज कर जाता है। और जब ये डिक्रीज करता है तो क्या डिक्रीज करती है, डेंसिटी डिक्रीज कर जाती है। डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेस, और जब पर यूनिट वॉल्यूम पे डेंसिटी डिक्रीज करेगी तो इसका मतलब है कि स्पीड इंक्रीज कर जाएगी। इसका मतलब क्या होता है, स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीजेस, स्पीड ऑफ साउंड वेव इंक्रीजेस। तो बात तो आपको समझ में आई गई। तो इसका मतलब ह्यूमिडिटी के बढ़ाने से साउंड की स्पीड बढ़ जाती है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया। वैभव यादव जी ने बोला सर आई हैव क्वालिफाइड रिसेंटली यूजीसी नेट एग्जाम, कल रिजल्ट आ गया। अरे बहुत ही बढ़िया वैभव यादव जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस कॉन्ग्रेचुलेशंस कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत ही जबरदस्त। तो देखिए गुंजा भट्ट जी का आंसर आया है 1 का सी और प्रीति का आंसर आया है 1 का ए। चलिए जी देखिए अब किसने आंसर सही किया है। देखिए जिसने आंसर सही सी मार्क किया है, गुंजा भट्ट जी का आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट। अगर गुंजा भट्ट जी ने आंसर ये दिया है तो उनका आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट है, एब्सोल्युटली करेक्ट। ऑप्शन सी इज परफेक्ट। प्रीति जी थोड़ी सी तैयारी और करिए, थोड़ी सी तैयारी और करिए। तो जब आप ह्यूमिडिटी बढ़ाते हैं तो ह्यूमिडिटी के बढ़ने से क्या होता है, देखिए थ्योरेटिकल क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे। ह्यूमिडिटी के बढ़ने से क्या होता है, पर यूनिट वॉल्यूम, एयर की जो पर यूनिट वॉल्यूम का मॉइस्चर कंटेंट बढ़ता है। अब मॉइस्चर कंटेंट जब बढ़ेगा तो उस पर यूनिट वॉल्यूम से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन एस्केप कर जाएंगे, हट जाएंगे, तो मतलब उनका कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। और जब कंसंट्रेशन कम हो जाएगा तो मतलब उनकी डेंसिटी कम हो जाएगी, और डेंसिटी की कम होने से स्पीड बढ़ जाती है। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया, ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। होप सो कि समझ में आ गया। चलें जी आगे, चलिए रिस्पॉन्स करिए भाई, सबको रिस्पॉन्स करना है, सब रिस्पॉन्स करें। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, ध्यान से, बहुत ध्यान से, आराम से। एन इलेक्ट्रॉन बीम इज मूविंग वर्टिकली अपवर्ड इफ इट पासेस थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड विच इज डायरेक्टेड फ्रॉम साउथ से नॉर्थ इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में साउथ से नॉर्थ की तरफ है। ठीक है जी, मान लेते हैं। चलिए, देन इन विच डायरेक्शन विल द बीम ऑफ बी डिफ्लेक्टेड। किस डायरेक्शन में बीम डिफ्लेक्ट करेगी, बताइए जी। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, हिंदी में समझ लीजिए। जब एक इलेक्ट्रॉन की पुंज वर्टिकली मूव करती है नीचे के डायरेक्शन में, मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और वो पास करती है एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड से जो है दक्षिण से उत्तर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, दक्षिण से उत्तर की तरफ है, और हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, ये भी याद रखिएगा। देन इन विच डायरेक्शन विल द बीम बी डिफ्लेक्टेड। डिफ्लेक्टेड कब होगी, मतलब किस डायरेक्शन में बीम डिफ्लेक्ट करेगी, बताएं, बताइए भाई। ऑप्शन आपके सामने है, टुवर्ड साउथ, टुवर्ड ईस्ट, टुवर्ड वेस्ट, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। अब सुनिए जरा बहुत ध्यान से। आप ये तो जाते हैं नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, भाई ये तो आप जानते हैं। अब आप एक काम करिए, इस
इस एरो को पकड़ के किस पे ले लीजिए, हॉरिजॉन्टल। इस एरो को पकड़िए और हॉरिजॉन्टल कर दीजिए। भाई ये तो डायरेक्शन सेम रहेगी ना, इस डायरेक्शन को आप क्या कर दीजिए, ऐसे पकड़ लीजिए। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड कहां से कहां है, साउथ से नॉर्थ, मतलब साउथ से नॉर्थ। ये है साउथ, ये है नॉर्थ। साउथ से नॉर्थ क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। बहुत ध्यान समझिएगा, साउथ से नॉर्थ है मैग्नेटिक फील्ड, ये जा रही है मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड टू द प्लेन, प्लेन के अंदर यूनिफॉर्मली। और एक इलेक्ट्रॉन ऐसे आ रहा है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे आ रहा है तो प्रोटॉन ऊपर जा रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे आ रहा है तो प्रोटॉन ऊपर जा रहा है। मतलब कन्वेंशनली मानते हैं कि डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहा है तो करंट ऊपर जा रही है। ठीक है जी, ओके। इसका मतलब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर की तरफ है और एक करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, या एक प्रोटॉन की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। तो बच्चे इस पे फोर्स कैसे लगेगा, हम इस पे फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? फोर्स निकालना बहुत ही आसान है, बताइए कैसे निकालेंगे? आपको पता है जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करता है तो इस पे एक बल लगता है जिसे हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फोर्स। और इसका मैग्नीट्यूड होता है, क्या होता है बताइए, क्यू वी क्रॉस बी। कितना होता है, क्यू वी क्रॉस बी। वी होता है स्पीड ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, P होता है मैग्नेटिक फील्ड, Q होता है चार्ज। ठीक है जी। अब चार्ज मतलब पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल ऊपर जा रहा है, इसकी स्पीड ऊपर डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड अंडर है, तो हमें V से B जाना है ना, V से B, V से B, V से B की तरफ जाना है। तो मतलब V तो ऊपर की तरफ है और P इस डायरेक्शन में है, तो V से B जाएंगे तो हम इंडिकेट दिस डायरेक्शन। भाई V तो ये है और B आने के लिए हमें अपनी फिंगर को कर्ल करना है ना, वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड, थंब इंडिकेट दिस डायरेक्शन, मतलब इस डायरेक्शन में वो चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्ट हो जाएगा। सो याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन विल डिफ्लेक्ट टुवर्ड वेस्ट। इलेक्ट्रॉन कहां डिफ्लेक्ट हो जाएगा, टुवर्ड वेस्ट डिफ्लेक्ट हो जाएगा। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, टुवर्ड वेस्ट। बताइए क्लियर है क्या, समझ में आ रहा है कैसे हुआ? तो आप जरूर याद रखिएगा, जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उस पर एक बल कार्य करता है जिसे मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं, क्यू वी क्रॉस बी। ठीक है जी। अच्छा, अब अगर एक करंट कैरिंग वायर किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, इफ अ करंट कैरिंग वायर इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, तो इस पे एक बल कार्य करता है जिसका फॉर्मूला क्या होता है बताइए, बी आई एल साइन थीटा। क्या होता है, बी आई एल साइन थीटा। तो ये भी याद रखिएगा, इफ अ करंट कैरिंग वायर is placed in uniform magnetic field, अगर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है तब उस पे जो बल, अब बात आती है थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन L एंड I, मतलब लेंथ एलिमेंट और करंट के बीच का एंगल, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आप जरूर से ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये करंट कैरिंग वायर के ऊपर लगने वाला बल है। कैसे निकालते हैं, न्यूटन फ्लेमिंग की लेफ्ट हैंड रूल से निकालते हैं, याद रखिएगा। चलिए, तो आपने होप सो कि आपने ऑप्शन मार्क कर दिया, ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। समझ में आया क्या, साउंड आ रहा है ना? चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेम द टाइप ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी K और पोटेंशियल एनर्जी U possessed इन अ कंप्रेस्ड स्प्रिंग। जब किसी स्प्रिंग को आप कंप्रेस करते हैं तो इसमें किस प्रकार की एनर्जी आ जाती है? अगर आप किसी स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं तो उसमें किस प्रकार की एनर्जी आती है? पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, बोथ ए बी, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। बताइए जी, एक कंप्रेस्ड स्प्रिंग या और एक एलोंगेटेड स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी होती है। जब किसी स्प्रिंग को आप कंप्रेस करते हैं तो उसमें कौन सी एनर्जी स्टोर हो जाती है? पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है, जिसका फॉर्मूला होता है U = 1/2 kx²। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी इन कंप्रेस्ड स्प्रिंग। ठीक है जी। K को बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट, K को क्या बोलेंगे? स्प्रिंग कांस्टेंट। और X को बोलेंगे
चेंज इन लेंथ, क्या बोलेंगे? चेंज इन लेंथ, उसको बोलेंगे एलोंगेशन या कंप्रेशन। कंप्रेशन, कंप्रेस्ड लेंथ, इसको बोलेंगे कंप्रेस्ड लेंथ, ठीक है जी, या एलोंगेट लेंथ, जो भी लेंथ को एलोंगेट करेंगे या जिस लेंथ को कंप्रेस करेंगे। ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आप याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है न्यूमेरिकल वाइज, ठीक है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कंप्रेस्ड स्प्रिंग या पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एलोंगेटेड स्प्रिंग का फॉर्मूला होता है 1/2 kx²। बताओ, इजी है, समझ में आ गया? अब यहाँ पे देखिए, बहुत ही बढ़िया। तो जब एक स्प्रिंग को कंप्रेस किया जाता है तो इसमें कौन सी एनर्जी, कौन आंसर दे रहा है? बोथ। बोथ नहीं होगा भैया, ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ओनली पोटेंशियल एनर्जी। इसमें कौन सी एनर्जी होती है? पोटेंशियल एनर्जी होती है। बताइए, क्लियर है? इजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने ये है। अ कार स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम रेस्ट ऑन ए स्ट्रेट पाथ। एक कार विराम अवस्था से चलना शुरू करती है एक सीधी रेखा में और कवर करती है डिस्टेंस 100 मीटर, मतलब एक 100 मीटर की दूरी को ये कवर करती है मात्र 20 सेकंड के अंदर विद अ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। किसके साथ कर रही है? यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के साथ कवर करती है। फाइंड द वेलोसिटी गेन्ड बाय द कार इन 30 सेकेंड। 30 सेकेंड के बाद उस कार की वेलोसिटी, उस कार में कितनी वेलोसिटी गेन हो जाएगी? मतलब जब 30 सेकेंड का वक्त हो जाएगा तो 30 सेकेंड के बाद उस कार के पास कितनी वेलोसिटी आ जाएगी, आपको ये फाइंड आउट करना है। आपको काइनेमेटिक्स का इक्वेशन लगाना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कौन सा इक्वेशन लगाना है। ऑप्शन आपके सामने है 60 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो एक बार मैं क्वेश्चन इंग्लिश में भी पढ़ लेता हूं आप लोगों के लिए। A car start moving from rest on a straight path and covers a distance of 100 meter in 20 seconds with a uniform acceleration. Find the velocity gained by a car in 30 seconds. करिए भाई, आपके पास मात्र सिर्फ और सिर्फ 25 सेकंड का समय है, उससे ज्यादा आपको समय लेना नहीं है, ठीक है जी। किस अप्रोच के साथ करेंगे, सोच के बताइए। बस अब देखिए, पहली तो कंडीशन देखिए, कार स्टार्ट, मतलब जो कार है वो स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट है, तो u बराबर 0 कर दीजिए। एक सीधी रेखा में चलती है, 100 मीटर की दूरी कवर करती है, तो 100 मीटर की दूरी कवर करती है 20 सेकंड के अंदर, तो t बराबर 0 हो गया। हम यहां से क्या निकाल सकते हैं? यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाला जा सकता है। काइनेमेटिक्स का सेकंड इक्वेशन लगाना पड़ेगा, s बराबर ut प्लस हाफ at²। अब u बराबर 0 तो है, पहला टर्म तो 0 हो जाएगा, s बराबर हो जाएगा 1/2 at²। बोलो जी, समझ में आ रहा है क्या? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? नो। s पता है 100, 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, a मल्टीप्लाई बाय t का स्क्वायर, t का स्क्वायर, अरे 0 मिनट, और यार 1 मिनट भाई, मैं सोच रहा हूँ t बराबर 0 कहाँ से? t बराबर 20 सेकंड है ना। चलो हाँ जा, t का स्क्वायर कितना होगा? 20 का स्क्वायर मतलब हो गया 400। कितना हो गया? 400। एक 0 से एक 0 कटा, ये 0 कटा, 2 से 2 कटा, ये कट गया, तो a बराबर आ जाएगा 1/2 या 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कोई समस्या यहां तक नहीं होगी। तो वो जो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन की बात कर रहा था ना कि कार मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, तो वो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ठीक है। अब आपको एक्सीलरेशन पता चल गया, t बराबर 30 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं। आफ्टर t बराबर 30 सेकेंड, इट्स वेलोसिटी मान लेते हैं कितनी है? v, और इनिशियल कितनी है? 0। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है 1/2 और टाइम कितना है? 30 सेकेंड। कौन सा इक्वेशन लगा दिया जाए? कौन सा इक्वेशन लगाए? सोच के बताइए, कौन सा इक्वेशन लगाना चाहिए? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? चौथा तो लगेगा ही नहीं। अरे अगर सेशन समझ में आ रहा है तो लाइक वाइक करना मत भूला करिए भाई, आप लोग कंजूसी बहुत करते हैं लाइक में। हाँ, काइनेमेटिक्स का तीसरा इक्वेशन लगाइए, v² = u² प्लस 2as। अब ये वाला टर्म तो 0 हो जाएगा क्योंकि स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है।
v मतलब फाइनल वेलोसिटी, ये हमको फाइंड आउट करनी है, इज इक्वल टू 2 a कितना है 1 बाई, और s कितना है, s कितना है, कितना डिस्टेंस 100 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है, तो ये 100 मीटर कर दो, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो v बराबर जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। इसके मतलब ये हो गया कि वो कार 30 सेकंड के बाद 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड को कवर कर मतलब गेन कर लेगी। तो कार की स्पीड कितनी हो जाएगी 30 मीटर पर सेकंड। क्या कोई ऑप्शन है कि नहीं? अरे कोई ऑप्शन ही नहीं है। अरे है तो 10 मीटर पर सेकंड कोई ऑप्शन है क्या? कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया? जरा देखते रहिएगा, मुझसे गड़बड़ी हो जाती है थोड़ी बहुत। बाकी मैंने अपने स्तर से तो ठीक किया है। 1/2 80 स्क्वायर, टी कितना है 20 सेकेंड, 4 2 2 4 0 के 0 0 कट जाएगा, 2 से 2 कटेगा, तो ठीक है 1/2 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इतना तो ठीक है, इतना तो हमारा है। उसके बाद क्या है, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, 2 से 2 कटा 100, 10 मीटर पर सेकेंड, तो ठीक है। तो इसमें ऑप्शन आपके सामने तो है नहीं 60 20 50 मोर देन वन ऑफ द अबव। ऑप्शन ई इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ऑप्शन ई 4 का सी। यार 4 का सी कहाँ है भैया? अमिता 4 का सी कहाँ है? 4 का सी 15 मीटर पर सेकंड कहाँ से आएगा? 15 मीटर पर सेकंड कहाँ से आ गया? बाकी कैलकुलेशन तो ठीक हुआ है ना? कैलकुलेशन परफेक्ट है। फाइनल वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकेंड, सो द ऑप्शन इज ई। ई ऑप्शन सही है। हाँ इतना ही आ रहा है। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने देखिए। अ फ्री फॉल इन नेचर सेंस अकर्स ओनली। एक फ्री फॉल का जो सेंस होता है वो होता है सी में, मतलब ओशंस वगैरह में, एटमॉस्फेयर में, वैक्यूम में, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। फ्री फॉल मोशन का मतलब होता है व्हेन देयर विल बी नो एयर रेसिस्टेंस। इस बात का ध्यान रखिएगा। फ्री फॉल मोशन का क्या मतलब होता है? फ्री फॉलिंग मोशन का मतलब होता है कि किसी बॉडी का जो मोशन हो रहा है हम इस तरह से कंसीडर कर रहे हैं कि देर इज नो ड्रैग फोर्स। हम ये कह सकते हैं देर इज नो एयर रेसिस्टेंस, हाँ, नो एयर फ्रिक्शन, नो एयर फ्रिक्शन, या हम इसका दूसरा नाम ले सकते हैं ड्रैग फोर्स। नो ड्रैग फोर्स, नो ड्रैग फोर्स। तभी तो वो मोशन कैसा होता है? फ्री फॉल मोशन होता है। तभी तो मोशन कैसा होता है? फ्री फॉलिंग मोशन होता है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर कोई वस्तु गिर रही है, जैसे ये वस्तु, ये ऐसे पेन गिराया, पेन को अगर हमने ऐसे छोड़ दिया तो ये फ्री फॉलिंग मोशन थोड़ी नहीं है, ये फ्री फॉलिंग मोशन है ही नहीं। फ्री फॉलिंग मोशन का मतलब होता है कि वो जो बॉडी गिर रही है वो अपने वेट की वजह से गिर रही है। लेकिन यहां पे देखो बॉडी अपने वेट की वजह से गिर तो रही है, लेकिन इसका ये नेट मोशन नीचे की तरफ इसलिए हो रहा है क्योंकि इसका वेट ज्यादा है, लेकिन इस पे ऊपर की तरफ भी फोर्स लग रहा है जिसे ड्रैग फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्रैग फोर्स या एयर असिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, तो अगर बॉडी सिर्फ और सिर्फ अपने वेट की वजह से गिरे तब तो फ्री फॉल मोशन है, और अगर बॉडी सिर्फ अपने वेट की वजह से नहीं गिर रही है, इस पे एक और फोर्स अगर कार्य कर रहा है और उसकी वजह से भी बॉडी का नीचे गिरना हो रहा है, तो वो फ्री फॉल मोशन नहीं है। तो जो आम तौर पे जो वर्टिकल मोशन होता है, जैसे कोई बॉडी ऊपर से गिर गई या कोई किसी बॉल को आपने छोड़ दिया वर्टिकली, इट इज नॉट द फ्री फॉल मोशन। ये फ्री फॉल मोशन का एग्जाम्पल नहीं है, ये फ्री फॉल मोशन का एग्जाम्पल नहीं हो सकता। फ्री फॉल मोशन का मतलब होता है कि मोशन इन वैक्यूम, वैक्यूम में मोशन हो रहा है, मतलब जब कोई एयर के पार्टिकल्स नहीं हैं। ठीक है, तो लेकिन आमतौर पे हम लोग जब कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं, तो हम मान लेते हैं कि मोशन कैसा हो रहा है? फ्री फॉल मोशन हो रहा है, मतलब देयर इज नो एयर रेसिस्टेंस या देयर इज नो ड्रैग फोर्स। लेकिन ऐसा तो है नहीं ना, प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल थोड़ी नहीं है कि नहीं? चलिए, होप सो कि समझ में आ गया होगा। इसका मतलब ये हो गया
कि जो फ्री फॉल मोशन का सेंस होता है वो किस सेंस में यूज किया जाता है, वैक्यूम में यूज किया जाता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इफ द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी गिवन टू द सैटेलाइट, अगर किसी सैटेलाइट को हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दे दिया जाए which is greater than the critical velocity but less than the escaped velocity, which is greater than the critical velocity and less than the escaped velocity, then the satellite will follow, revolve in a circular orbit, will strike the earth along the parabolic path, start revolving in an elliptical orbit, more than one of the above, none of the above। हिंदी में समझ लीजिए कि अगर किसी सैटेलाइट को हम एक क्षैतिज वेलोसिटी या क्षैतिज वेग दे दिया जाए जो क्रांतिक वेग से बड़ा है परंतु एस्केप्ड वेलोसिटी से छोटा है। अब एस्केप्ड वेलोसिटी को क्या बोलते हैं मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, तो बताइए वो सैटेलाइट कौन सा पाथ या कौन सी ट्रेजेक्ट्री फॉलो करेगा? वो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करना स्टार्ट करेगा या विल स्ट्राइक द अर्थ अलोंग द parabolic path, start revolving in an elliptical orbit, more than one of the above, none of the above। बताइए 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 कौन सा आंसर सही है? विच ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट? अब ये अगर आपको नहीं पता है तो ये समस्या वाली बात है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए मैं आपको बता देता हूं, याद रखिएगा। क्रिटिकल वेलोसिटी, अगर किसी सैटेलाइट को हॉरिजॉन्टली क्रिटिकल वेलोसिटी से फेंक दिया जाए तो क्रिटिकल वेलोसिटी का मतलब होता है किसी सैटेलाइट को अगर आपने 6.9 से 7.9 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से फेंक दिया, मतलब ये रेंज याद रखिएगा, इस रेंज से अगर आपने फेंक दिया तो वो सैटेलाइट अर्थ के चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करेगी, सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करेगी। बोलो ठीक है। तो अगर आपने क्रिटिकल वेलोसिटी से फेंका और उसका रेंज क्या होना चाहिए, 6.9 से 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड अगर है तो वो सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करेगी। अच्छा, अगर मान लो कि आपने इसको एस्केप्ड वेलोसिटी से फेंक दिया, किससे फेंक दिया? एस्केप्ड वेलोसिटी से फेंक दिया। ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये और क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। एस्केप्ड वेलोसिटी से कम मानते हैं। मान लीजिए आपने अगर इसको फेंक दिया 8.3 किलोमीटर पर सेकेंड से लेकर 10.2 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड के बीच में अगर आपने किसी भी सैटेलाइट को हॉरिजॉन्टल स्पीड इन दोनों के रेंज के बीच में दे दी तो वो कौन सा पाथ फॉलो करेगी? मुझको फटाफट से बताइए, विच पाथ इट विल फॉलोज, विच पाथ इट विल फॉलोज। ये एक ऐसी स्पीड है जो क्रिटिकल वेलोसिटी से बड़ी है और एस्केप्ड वेलोसिटी से कम है। तो अगर किसी सैटेलाइट को क्रिटिकल वेलोसिटी से ज्यादा और एस्केप्ड वेलोसिटी से कम की वेलोसिटी से फेंका जाएगा तो वो सैटेलाइट इलिप्टिकल पाथ फॉलो करेगी। कैसा पाथ फॉलो करेगी? इलिप्टिकल पाथ फॉलो करेगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान रखिएगा। मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि अगर किसी सैटेलाइट को हम 11.1 किलोमीटर पर सेकेंड से लेकर 13.9 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से किसी सैटेलाइट को फेंक दें तो वो सैटेलाइट कौन सा पाथ फॉलो करेगी? इसी को बोलते हैं एस्केप्ड वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? एस्केप्ड वेलोसिटी। याद रखिएगा, एस्केप्ड वेलोसिटी। तो अर्थ के सरफेस पे जो एस्केप्ड वेलोसिटी होती है वो है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है, लेकिन तमाम ऐसी बुक है जिसमें 11.1 किलोमीटर पर सेकंड भी दिया गया है, कभी कभी 11 किलोमीटर पर सेकंड भी दिया जाता है, तो उसकी आप टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। तो अर्थ के सरफेस पे एस्केप वेलोसिटी होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। अगर किसी सैटेलाइट को हॉरिजॉन्टली एस्केप्ड वेलोसिटी से फेंक देंगे तो वो पार्टिकल या वो सैटेलाइट अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल को क्रॉस कर जाएगा, दोबारा अर्थ पर वापस नहीं आएगा। ये एक ऐसी वेलोसिटी है कि अगर इससे फेंके जाने पर कोई भी वस्तु अर्थ के सरफेस पे दोबारा या अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल में कभी वापस नहीं आती है। तो जब किसी भी ऑब्जेक्ट को एस्केप्ड वेलोसिटी से फेंका जाएगा तो वो अर्थ के चारों तरफ कौन सा पाथ फॉलो करेगा?
पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा। कौन सा पाथ फॉलो करता है? पैराबोलिक पाथ फॉलो करता है, याद रखिएगा। बहुत ही बढ़िया। और अगर मैं आपसे कहूं कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड के लार्जर स्पीड से फेंका जाए, मतलब स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन इज ग्रेटर देन 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, बहुत बड़ी है अगर स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, तो उस समय किसी भी सैटेलाइट का अर्थ के चारों तरफ जो पाथ होता है वो हाइपरबोलिक हो जाता है। याद रखिएगा, क्या हो जाता है? हाइपरबोलिक पाथ हो जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, इसको आप याद रखिएगा। इसका मतलब अगर इससे हम बना लें अर्थ, क्या बना लें जी? अर्थ बना लें, तो सबसे पहले अर्थ के चारों तरफ एक सर्कुलर ऑर्बिट होगी, फिर इलिप्टिकल ऑर्बिट होगी। समझ में आ रहा है ना? फिर से बना दें साफ साफ। चलो, पहले एक कैसी ऑर्बिट होगी? एक सर्कुलर ऑर्बिट होगी। उसके बाद कैसी ऑर्बिट होगी? एक इलिप्टिकल ऑर्बिट होगी, फिर पैराबोलिक ऑर्बिट होगी, फिर हाइपरबोलिक ऑर्बिट होगी। याद रखिएगा, ठीक है? तो ये कौन सी ऑर्बिट है? ये है सर्कुलर ऑर्बिट, सर्कुलर ऑर्बिट। ये कौन सी ऑर्बिट है? ये है इलिप्टिकल ऑर्बिट, इलिप्टिकल ऑर्बिट। ये कौन सी ऑर्बिट है? ये है पैराबोलिक ऑर्बिट, पैराबोलिक ऑर्बिट। ये कौन सी ऑर्बिट है? हाइपरबोलिक ऑर्बिट। तो ये आप थोड़ा सा एक क्रम याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्रम है। तो अर्थ के चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट, इलिप्टिकल ऑर्बिट, पैराबोलिक ऑर्बिट, हाइपरबोलिक ऑर्बिट होता है। तो हम इसको अलग अलग स्पीड से फेंकेंगे, तो जो ऑब्जेक्ट होता है वो उसी के ट्रेजेक्टरी के अलोंग मूव करता है, डिपेंड करता है किस स्पीड से फेंका गया। ठीक है, होप सो कि आपको बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए, अब क्या क्वेश्चन कह रहा है कि क्रिटिकल वेलोसिटी से ज्यादा और एस्केप्ड वेलोसिटी से कम की वेलोसिटी पे अगर हम फेंकेंगे तो वो क्या करेगा? इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करना स्टार्ट कर देगा, स्टार्ट रिवॉल्विंग अराउंड द इलिप्टिकल ऑर्बिट। ठीक है, आसान है। कोई रिप्लाई, कोई आंसर मार्क क्यों नहीं कर रहा है भाई? प्रीति जी, अमिता आंसर मार्क क्यों नहीं कर रहे हैं? वैभव यादव जी, गुंजा, आप लोग आंसर मार्क क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या ये सब कुछ टफ लग रहा है क्या आप लोगों को? मैंने कितना बेहतर तरीके से आप लोगों को पेड बैच में बताया है, ये पढ़ाई नहीं हो रही है क्या आप लोगों की? देखिए, आगे आगे पढ़ते जाएंगे, पीछे पीछे भूलते जाएंगे तो कैसे काम चलेगा? 6 का सी, हाँ 6 का सी इज द करेक्ट आंसर। प्रीति गंगवार जी का आंसर आ गया। चलो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए, 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर साउंड प्रोपोगेट इन डैश एट द फास्टेस्ट स्पीड। किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो ध्वनि की चाल होती है किसमें सबसे ज्यादा होती है? वाटर में, वैक्यूम में, आयरन में, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। अरे ये तो बता दोगे ना, ये तो बहुत ही आसान है, ये तो बहुत ही आसान है ना। सर थ्योरी इंग्लिश में समझ नहीं पाते सही से। प्रीति जी, मैं जितना भी थ्योरी बताता हूँ पेड बैच में या पब्लिक क्लास में, मैं पूरा तो हिंदी में ही एक्सप्लेन करता हूँ। बोर्ड में थोड़ा सा मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ। वजह सिर्फ इतनी है क्योंकि जो इंग्लिश से हिंदी का जो इनका रूपांतरण है ना, वो थोड़ा थोड़ा मैं भूल गया हूँ। इसके लिए मैं बहुत माफ़ी चाहूँगा। मैं खुद चाहता हूँ मैं थोड़ा सा इसको एक बार हिंदी में इसका देख लूँ कि क्या मतलब होता है ना। लेकिन मैं एक्सप्लेनेशन जो करता हूं वो पूरा हिंदी में ही तो करता हूं। एक निश्चित ताप पर, ये क्वेश्चन क्या कहता है कि निश्चित ताप पर ध्वनि की चाल किसमें सबसे अधिकतम होगी? जल में, निर्वात में, लोहे में, एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं? बताइए। हाँ, बात तो सही कह रहे हैं वैभव जी। सही बताएं तो यार, हिंदी मीडियम में तो हम ही पढ़े हैं भैया, हम भी तो हिंदी मीडियम में, कौन सा हम इंग्लिश मीडियम में? हम इंग्लिश मीडियम में नहीं, हिंदी मीडियम में थे। हमारा इंटर भी हिंदी मीडियम में है। बट हाँ, ग्रेजुएशन, एमएससी वेमएससी वो सब हमारा इंग्लिश मीडियम में था।
लेकिन मुझे हिंदी से बहुत बहुत लगाव है। मैं ज़्यादातर हिंदी बहुत पढ़ता हूँ। मेरे पास जितनी बुक है सब हिंदी में है। लेकिन बस ये है कि जब एक्सप्लेनेशन तो हिंदी में हो जाता है, लेकिन जब चीज़ों को उसका अब देखिए बेसिक बेसिक चीज़ें समझ में आ गई, जैसे मैंने आपको हिंदी में बता दिया। कुछ ऐसे शब्द आते हैं इसकी हिंदी में चीज़ें मुझे दिमाग से निकल गई हैं तो मैं भूल जाता हूँ। थोड़ा सा कॉपरेट करिए, वरना आप इंग्लिश वाले बच्चे कहेंगे सर आप तो पूरा हिंदी में बता रहे हैं, आप इंग्लिश में बता ही नहीं रहे हैं। तो मुझे दोनों लोगों को लेकर चलना है। बाइलिंगुअल में क्लास लूंगा, हिंदी वाले बच्चों को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए और इंग्लिश वाले बच्चों को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए, एट व्हाट टेम्परेचर, एट व्हाट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर द स्पीड ऑफ द साउंड प्रोपोगेट इज फास्टेस्ट इन विच मीडियम, वाटर, वैक्यूम, आयरन, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। देखिए ऑप्शन आंसर आ गया, अमिता सिंह का आंसर आ गया और प्रीति गंगवार का आंसर आ गया। ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। इसका मतलब सबसे ज्यादा स्पीड होती है आयरन में, उससे कम होती है वाटर में, और सबसे कम स्पीड किस में होती है, एयर में होती है, याद रखिएगा, ठीक है जी। चलिए बहुत ही बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन गिव्स द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन, जो ग्रेविटेशन का नियम था वो दिया गया है किसके बीच, अर्थ एंड पॉइंट मास के बीच, अर्थ और सूर्य के बीच, एनी टू बॉडीज हैविंग मास मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। बताइए जी, यहां पे ये जो लग गया ना ओनली, बस इसी ने ही मामला गड़बड़ कर दिया। ये है गलत, ये तो हो ही नहीं सकता, ओनली लिखा हुआ है, ये भी नहीं हो सकता। इसका मतलब एनी टू बॉडीज हैविंग मास, को पूरे यूनिवर्स में दो बॉडी जिनके बीच जिनमें मास है और जो एक दूसरे से कुछ दूरी पर हैं, तो उनके बीच कौन सा बल कार्य करेगा, बल कार्य करेगा ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है जी। चलिए 8 का सी, वेरी गुड, सो सी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नाउ नेक्स्ट आते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है। द कंडीशन फॉर द स्टेबल इक्विलिब्रियम ऑफ अ फ्लोटिंग बॉडी इज, एक बॉडी के फ्लोट करने के लिए what are the condition for stable equilibrium, stable equilibrium, unstable equilibrium, neutral equilibrium for the condition of flotation, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो अगर पता नहीं है इसका मतलब कि समस्या वाली बात है। चलिए जी देखिए, एक तो आप समझिए व्हाट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। मैं अभी किसकी बात कर रहा हूं, फ्लोटेशन की बात कर रहा हूं, फ्लोटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, स्टेबल इक्विलिब्रियम। दूसरा है आपका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, तीसरा है आपका न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, ठीक है जी। अब बात करते हैं सर ये स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है। समझ दो, देखो जैसे मान लो तुम्हारे पास एक वाटर है, ठीक है ना, और यहां पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तुमने एक तरफ से क्या लगाया, प्रेशर, ऐसे इसके एज पे तुमने एक टर्निंग दिया, तो जब ये टर्न करेगा तो टर्न करते 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 अपनी मीन पोजीशन पर अगर ये वापस आ गया, टर्निंग के बाद अगर अपनी भाई एक इसके एज पे फोर्स मारोगे, प्रेशर दोगे, तो ये नीचे दबेगा फिर ऊपर उठेगा, अगर मूव करते 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 अगर अपनी मीन पोजीशन पर वापस आ गया, इसका मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम है। बहुत ध्यान सुनना। और स्टेबल इक्विलिब्रियम में अगर इस ऑब्जेक्ट को हम बड़ा सा बनाएं तो इस स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि इस बॉडी का जो मेटा सेंटर है, इसे बोलते हैं मेटा सेंटर, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी, याद रखिएगा मेटा सेंटर सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर आ जाता है। बहुत ध्यान से याद रखिएगा, बायोंसी कहां से पास करती है, मेटा सेंटर से पास करती है। द बायोंड फोर्स पासिंग थ्रू द मेटा सेंटर, याद रखिएगा मेटा सेंटर से पास करेगी, सिर्फ सेंट्रॉइड भी बोलते हैं। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम की केस में मेटा सेंटर ग्रेविटी, पॉइंट ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर आ जाता है स्टेबल इक्विलिब्रियम में। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास लिक्विड है, ठीक है, और आपने मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट ले लिया और आप इस पे फोर्स लगा रहे हैं। आपने जब फोर्स लगाया ना, तो अब फोर्स लगाने पे अगर इसकी पोजीशन चेंज हो गई, इसकी पोजीशन, ये आधा पार्ट अंदर चला गया, इसकी पोजीशन ही चेंज हो गई, याद रखिएगा पोजीशन अगर चेंज हो गई तो
तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में। अगर अपनी दोबारा मीन पोजीशन पे वापस नहीं आ रहा है, ये तो अपनी मीन पोजीशन पे वापस आ गया ना, जब हमने फोर्स हटाया तो अपनी मीन पोजीशन पर वापस आ गया। लेकिन जब हमने यहां पे फोर्स लगाने के बाद जब फोर्स हटाया तो अपनी मीन पोजीशन पर वापस नहीं आया, तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की केस में याद रखिएगा, अगर हम ये बनाएं एक ऑब्जेक्ट, तो याद रखिएगा मेटा सेंटर नीचे आ जाता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर आ जाती है। बहुत ध्यान से याद रखिएगा। बट न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की केस में क्या है कि मान लीजिए अगर हमारे पास ये एक वाटर है और हमने एक ऑब्जेक्ट लिया हुआ है लाइक दिस, और इस ऑब्जेक्ट पे अगर हम एक फोर्स लगाएं, बहुत ध्यान सुनिएगा, इस ऑब्जेक्ट पे अगर हम एक फोर्स लगाएं तो ये अपनी पोजीशन को चेंज करके दोबारा फिर से किस में आ जाए, रेस्ट में आ जाए। अभी किस में है, रेस्ट में है। अभी किस में है, रेस्ट में है। हमने इस पे फोर्स लगाया, फोर्स लगाने पे इसने अपनी पोजीशन, अपनी प्लेस चेंज करके थोड़ी दूर हट के किस पे आ गया, फिर से मीन पोजीशन पर आ गया। तो ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है। और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में याद रखिएगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी और मेटा सेंटर आपस में ओवरलैप कर जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, मेटा सेंटर एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ओवरलैप, तब कौन सा इक्विलिब्रियम है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है। ठीक है जी। और याद रखिए अगर मेटा सेंटर ऊपर आ गया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे है, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम है। और अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर आ गया, मेटा सेंटर नीचे है, तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। और अगर मेटा सेंटर और सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोइंसाइड कर गई है तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है। अगर बल लगाने के बाद और हम फोर्स को हटा दें तो ऑब्जेक्ट अपनी मीन पोजीशन पर, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस नहीं आएगी, अपनी पोजीशन चेंज करके फिर से किस में आ जाएगी, रेस्ट में आ जाएगी। ठीक है, चलिए, होप्स की बात समझ में आ गई होगी। इसका मतलब द कंडीशन फॉर द स्टेबल इक्विलिब्रियम ऑफ अ फ्लोटिंग बॉडी इज द मेटा सेंटर शुड लाई अबव द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब यहां से देख लो ना, मेटा सेंटर कहां पे है, मेटा सेंटर सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर आ गया है। द सेंटर ऑफ बायंसी एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी मस्ट लाई ऑन द सेम वर्टिकल लाइन। ऑल द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। बताइए जी। देखिए इसमें लिखा है मेटा सेंटर शुड बी लाई अबव द सेंट्रॉइड या सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो ये हो सकता है और मेटा सेंटर तो यहां भी हो सकता है। तो ऐसा थोड़ी नहीं है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी और मेटा सेंटर एक ही वर्टिकल लाइन में आने चाहिए, ये सबसे परफेक्ट आंसर है। तो देखिए द सेंटर ऑफ बायंसी, सेंटर ऑफ बायंसी को, सेंटर ऑफ बायंसी मतलब क्या होता है, मेटा सेंटर ही होता है। ठीक है, तो सेंटर ऑफ बायंसी एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटेशनल gravity must lie on the same vertical line. This option B is absolutely correct. चलिए 9 का भी, अमिता का भी आंसर ठीक है और प्रीति का भी आंसर ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट फिनोमिना इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। इस स्टार्स के ट्विंकलिंग के लिए कौन सा फिनोमिना रिस्पॉन्सिबल है, डिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। बताइए What phenomena is responsible for the twinkling of stars? तारों के टिमटिमाने के लिए कौन सा फिनोमिना रिस्पॉन्सिबल है, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। अमिता ने आंसर दिया है 10th का ए। अरे भैया डिफ्रैक्शन कहां से डिफ्रैक्शन कर दिया आप लोगों ने, रिफ्रैक्शन इज द करेक्ट आंसर। रिफ्रैक्शन को ही हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। दिस एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। दिस एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। याद रखिएगा, ठीक है जी। चलिए बहुत ही बढ़िया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू वोल्टमीटर बाय कनेक्टिंग। हमें गैल्वेनोमीटर को दो चीज याद रखिए, मैं इसमें आपको बता देता हूं, आपको क्लियर हो जाएगा। हमें एक गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करना है। क्या करना है, कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है गुरुजी, ये गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है। अगर इस गैल्वेनोमीटर को आप बनाना चाहते हैं वोल्टमीटर,
क्या बनाना चाहते हैं? वोल्ट मीटर। तो आप इसके सीरीज में एक हाई रेसिस्टर लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए? एक हाई रेसिस्टेंस लगा दीजिए इसके सीरीज में। तो ये पूरा अरेंजमेंट क्या बन जाएगा? ये पूरा अरेंजमेंट क्या बन जाएगा? दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड वोल्ट मीटर। एक गैल्वेनोमीटर था, इस गैल्वेनोमीटर के सीरीज में एक हाई रेसिस्टेंस लगा देना। तो ये कैसा रेसिस्टेंस होगा? हाई रेसिस्टेंस होगा। ध्यान से, हाई रेसिस्टेंस इन सीरीज में। तो दिस कॉम्बिनेशन बिकम वोल्ट मीटर। क्या बन जाएगा? वोल्ट मीटर। बट अगर आप बनाना चाहते हैं अमीटर, क्या बनाना चाहते हैं? अमीटर बनाना चाहते हैं, तो आप गैल्वेनोमीटर को पकड़ेंगे। ये गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस होता है, रेसिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। और गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक शंट लगा देंगे। क्या लगा देंगे? शंट। इसे बोलते हैं शंट। शंट मतलब होता है लो रेसिस्टेंस, लो रेसिस्टेंस। तो आपने एक ऐसा रेसिस्टेंस लगाया है जिसकी वैल्यू बहुत ही कम है, बहुत ही छोटा रेसिस्टेंस लगाया है। तो ये कॉम्बिनेशन किसमें चेंज हो गया है? अब ये पूरा अरेंजमेंट चेंज हो गया है अमीटर में। किसमें चेंज हो गया? ये अमीटर में चेंज हो गया, याद रखिएगा। तो गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में अगर आपने लो रेसिस्टेंस लगा दी, जिसे शंट बोलते हैं, तो वो चेंज हो जाएगा अमीटर में। और अगर गैल्वेनोमीटर के सीरीज में अगर आपने हाई रेसिस्टेंस लगा दिया, तो ये किसमें चेंज हो जाएगा? वोल्ट मीटर में चेंज हो जाएगा। चलिए, बहुत ही बढ़िया आंसर देखिए 11 का सी दिया है, लो रेसिस्टेंस इन पैरेलल। बाप रे भाई, प्रीति गंगवार जी, तैयारी आप लोगों की नहीं चल रही है, पढ़ाई बिल्कुल नहीं हो रही है, कैसे काम चलेगा? गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है तो सीरीज में हाई रेसिस्टेंस लगाना पड़ता है। कितनी बार मैंने बताया है, हाई रेसिस्टेंस इन सीरीज। दिस ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। लेकिन अभी तक इतने स्टूडेंट्स देख रहे हैं, किसी का भी आंसर नहीं आया, बहुत ही गलत बात है भाई। वैभव का आंसर ठीक आया, प्रीति का आंसर ठीक आया। अरे इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन दिया है प्रीति जी, और आपको नहीं दिख रहा है। चलिए, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ लीनियर मोशन? इसमें से कौन सा लीनियर मोशन का उदाहरण है? मतलब एक सरल रेखी गति का कौन सा उदाहरण है? ऑप्शन है, अ बॉल इज थ्रोन स्ट्रेट अप एंड फॉलिंग बैक स्ट्रेट डाउन। एक बॉल को हमने ऐसे फेंका और एक बॉल वापस लौट आई। बॉल का ऐसा फेंकना और वापस ऐसे लौटना इज अ स्ट्रेट लाइन मोशन। अ टॉप, यहां से कुछ छूट गया क्या? उस वो लट्टू को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वो जो क्या बोलते हैं उसको यार, अरे वो जो लट्टू नहीं होता, आप समझ गए ना, वो जो लट्टू होता है उसको टॉप, टॉप स्पाइनिंग लट्टू बोल देते हैं। अब आप थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है ना? लट्टू मतलब समझ में आ गया क्या? लट्टू तो टॉप स्पाइनिंग लट्टू, तो भाई ये तो लीनियर मोशन का एग्जाम्पल हो ही नहीं सकता। ये किसका एग्जाम्पल हो जाता है? ये तो रोटेशनल मोशन का एग्जाम्पल आ जाता है। अ टर्निंग व्हील, एक घूमता हुआ व्हील, वो रोटेशनल मोशन का भी एग्जाम्पल है और ट्रांसलेटरी मोशन का भी एग्जाम्पल है। दिस टर्निंग व्हील इज द कॉम्बिनेशन, इज द एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लीनियर मोशन ऑल्सो एंड रोटेशनल मोशन। बट a ball is thrown up and moved down is the motion of linear motion, example of linear motion। 11 का B। 12th का बताइए गुरुजी, 12th का बताइए, which of the following is example of linear motion? 12th का A is the। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। A body is moved along a straight line, एक बॉडी बिल्कुल सीधी रेखा में चलती है by a machine delivering a constant power। जब कोई मशीन एक कांस्टेंट पावर को डिलीवर करती है तो वो बॉडी सीधी रेखा में चलती है। The distance moved by the body in time t is proportional to, वस्तु के द्वारा जितना डिस्टेंस कवर किया जाता है t समय में, तो डिस्टेंस और समय के बीच में क्या रिलेशन है? डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t की पावर 3/4, t की पावर 3/2, t की पावर 1/4, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। समझ में आया क्या? एक मशीन है जो कांस्टेंट पावर को डिलीवर करती है, तो बॉडी कुछ दूर तक चलती है और x डिस्टेंस कवर करती है t समय में।
तो डिस्टेंस और समय के बीच में क्या रिलेशन है कि डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 3/4, क्या ये आंसर है? या x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 3/2, ये आंसर है? या x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी की पावर 1/4, ये आंसर है? या ऑप्शन डी है या ऑप्शन ई है? इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है बताइए जी। 13 का बी आंसर दिया है। 13 का बी अमिता सिंह जी ने आंसर दिया है। 13 का बी, बढ़िया आंसर। देखिए बहुत आसान है, मैं इसको आप लोगों को होमवर्क दे दूं। मैं आपको एक ट्रिक, चलिए मैं आपको एक क्या बता देता हूं, मैं आपको एक हिंट दूं। मैं हिंट दे देता हूं आपको। हिंट क्या है? कांस्टेंट पावर, मतलब पावर क्या है? कांस्टेंट। पावर क्या है? कांस्टेंट। और पावर बराबर क्या होता है? W/T, रेट ऑफ वर्क डन। और W बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये हो गया फोर्स इंटू वेलोसिटी इज इक्वल टू पावर। अब ये फॉर्मूला आपको यूज करना है, यहां से मतलब आपको चला गया FV इज इक्वल टू हो गया कांस्टेंट। क्या हो गया बच्चे? कांस्टेंट। इस फॉर्मूले का यूज करना है और आपको रिलेशन स्थापित करना है कि x दूरी जो होती है, जितना x दूरी कवर किया उसका समय के साथ क्या रिलेशन है। अरे भैया सॉल्व कराना पड़ेगा, चलो ठीक है करा देते हैं। एफ वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, इतना तो समझ में आ गया क्योंकि पावर कांस्टेंट है। अच्छा एफ बराबर क्या होता है? ma, और ये हो गया v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अरे मास तो कांस्टेंट होता ही है, तो एक्सलेशन बराबर होता है dv/dt डॉट v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अरे नहीं आया क्या? अब सुनो, v dv इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट को मान लेते हैं k dt। आसान है क्या? इंटीग्रेशन करें, चलो इंटीग्रेशन करते हैं। तो ये हो गया v²/2 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा kt। कितना kt हो जाएगा भाई? समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं है? बात क्लियर हो रही है? बताइए। v² भाई इंटीग्रेशन कर लेंगे ना, v²/2 हो जाएगा इज इक्वल टू kt हो जाएगा। इसे इक्वेशन 1 मान के छोड़ दीजिए, इक्वेशन 1 मान के छोड़ दीजिए। और बोलिए। अब आपको पता है v बराबर हो गया √2 kt। कितना हो गया? √2 kt हो गया। और v बराबर पता है dx/dt होता है। कितना होता है? dx/dt। अच्छा ये dx/dt होता है तो हम ये क्या कह सकते हैं? √2 के तो कांस्टेंट है और t की पावर 1/2 है, ये भी समस्या नहीं है। तो dx बराबर हो जाएगा 2, dx बराबर क्या हो जाएगा? √2 के t की पावर 1/2 dt। अरे फिर से इंटीग्रेशन कर दो, ये तो कांस्टेंट टर्म है, dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा और t की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? t की पावर 3/2 और ब्रैकेट में 3/2 और मल्टीप्लाई पे यहाँ पे क्या लिखा था? √2 के। अरे ये सब कांस्टेंट है ना, तो x इज प्रोपोर्शनल टू t की पावर 3/2। x इज प्रोपोर्शनल टू t की पावर 3/2। क्या इजी है? समझ में आ गया? तो x इज प्रोपोर्शनल टू t की पावर 3/2। ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन फोर्स, what will be effect on force between two straight current carrying wire when the radius of first wire is increased keeping the distance same between two straight current carrying wire। मतलब दो स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर हैं, एक करंट कैरिंग वायर ये है और एक करंट कैरिंग वायर ये है, जिसमें करंट बैरी है I1, इसमें करंट बैरी है I2। इनके बीच की दूरी है मान लेते हैं R। और इस वायर का अगर हम रेडियस बढ़ा दें, इस वाले वायर का रेडियस को एज इट इज रखकर इस वाले वायर का रेडियस बढ़ा दें, तो इनके बीच लगने वाला जो बल होता है वो बढ़ेगा घटेगा। लिख रहा है इट विल इंक्रीज डिक्रीज विल रिमेन सेम। आपको पता होना चाहिए जब दो वायर में करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो होती है तो इनके बीच कौन सा फोर्स लगता है? अट्रैक्शन फोर्स लगता है। कौन सा लगता है? अट्रैक्शन फोर्स। और फोर्स पर यूनिट लेंथ की वैल्यू कितनी होती है? μ0/4π 2I1 I2 अपॉन R। अब देखिए इनके बीच लगने वाला बल इस वायर के रेडियस से इंडिपेंडेंट है। इनके बीच लगने वाला बल जो पर यूनिट लेंथ पे जो बल लगता है वो इन दोनों वायर में बहने वाली करंट के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और इन दोनों वायर के बीच की दूरी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब ये हो गया कि इस वायर को मोटा करो पतला करो, इसको मोटा करो पतला करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन दोनों के बीच में जो बल लगेगा वो समान ही रहेगा। अगर इनके बीच की डिस्टेंस कांस्टेंट है, अगर इन दोनों में बहने वाली धारा कांस्टेंट है, तो इनके बीच लगने वाला बल भी कांस्टेंट होगा। इसका मतलब ये हो गया कि इन दोनों वायर के बीच लगने वाला बल
वायर की त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता है। तो ये हो गया फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला। इसका मतलब इट विल रिमेन सेम। 14 का सी। बहुत ही बढ़िया आंसर अमिता जी ने दिया, प्रीति जी ने भी सही आंसर दिया है, वेरी गुड, परफेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फटाफट से चलते हैं भाई। What is the value of acceleration due to gravity of the black hole? ब्लैक होल में acceleration due to gravity की वैल्यू क्या होती है? ब्लैक होल इस पे, ये ब्लैक होल क्या है? रीजन ऑफ स्पेस टाइम, रीजन ऑफ स्पेस टाइम का रीजन है जिसमें ग्रेविटी की वैल्यू बहुत ही प्रबल होती है। प्रबल मतलब बहुत ही प्रबल होती है। कितनी होती है? इन्फानाइट। अब ये इन्फानाइट क्यों होती है आपको पता होना चाहिए। स्मॉल जी बराबर होता है जी एम ई अपॉन आर, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ये तो फॉर्मूला होता है ना भाई, ग्रेविटी का फॉर्मूला तो ये होता है जी एम अपॉन आर स्क्वायर। भाई जी तो कांस्टेंट है। अब ब्लैक होल एक ऐसा स्टार होता है जिसकी रेडियस बहुत ही कम होती है और जिसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। डेंसिटी के ज्यादा होने की वजह से मास बहुत ज्यादा होता है और बहुत ही छोटा, रेडियस बहुत ही कम होने की वजह से आर स्क्वायर और छोटा हो जाता है। मतलब एम तो बहुत बड़ा हो गया, आर बहुत छोटा हो गया। इसका मतलब ये पूरी वैल्यू एम अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू बहुत बड़ी हो जाती है। क्यों हो जाती है भाई? क्योंकि ब्लैक होल एक स्टार के बराबर होता है जिसकी डेंसिटी बहुत ही प्रबल होती है और बहुत ही छोटा होता है, मतलब जिसकी रेडियस बहुत छोटी होती है। तो रेडियस छोटी होती है, डेंसिटी बड़ा होने का मतलब मास ज्यादा होता है। तो मास ज्यादा हो जाएगा, इनके बीच की रेडियस, जो रेडियस होती है वो कम होती है, मतलब एम अपॉन आर स्क्वायर का रेशियो बहुत ही ज्यादा हो जाएगा। इस रेशियो के इनफाइनाइट होने की वजह से जी कितना होता है? इनफाइनाइट होता है, याद रखिएगा। तो ब्लैक होल का जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है वो कितना होता है? इनफाइनाइट होता है। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को, लाइट वेव को, सबको एब्जॉर्ब कर लेता है, रिफ्लेक्ट नहीं होने देता। अगर कोई प्रकाश की किरण किसी ब्लैक होल से पास कर जाए या कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर पास कर जाए तो वहां से वो लाइट रेज या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वापस नहीं आएगी, टकराकर वापस नहीं आएगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी, पूरी लाइट रेज एब्जॉर्ब हो जाती है। वहां पे समय कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है जी। चलिए, न्यूटन के सारे लॉ फेल हो जाते हैं यहां पे आकर। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या कह रहा है। For a current in a long straight solenoid, N pole S pole are created at the two end. Among the following statement, the incorrect statement is। मतलब एक स्ट्रेट सोलोनॉइड है, इसमें N पोल और साउथ पोल है। भाई आपको सोलोनॉइड पता है ना, सोलोनॉइड ये होता है। और मान लीजिए आपने एक सोलोनॉइड में अगर बैटरी लगा दी तो बहुत ही अच्छी बात है। तो यहां से करंट फ्लो कर रही है मान लीजिए, तो ये करंट ऐसे ऐसे फ्लो करेगी। भाई करंट ऐसे ऐसे फ्लो करी ना, ऐसे 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 ऐसे। और जब करंट ऐसे फ्लो करती है तो कौन सा फेज बनता है? साउथ फोर्स। और इसके अपोजिट क्या हो जाता है? नॉर्थ फोर्स। ये मैंने बताया था आप लोगों को। करंट ऐसे कैसे बह रही है? अगर क्लॉकवाइज बह रही है, करंट कैसी बह रही है? क्लॉकवाइज बह रही है। तो सामने का फेस क्या होगा? साउथ। और पीछे का क्या हो जाएगा? नॉर्थ। तो ये हो जाएगा साउथ, ये होगा नॉर्थ। इसका मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होंगी बाहर की तरफ कैसे गमन करेंगी? नॉर्थ से साउथ की तरफ गमन करेंगी, नॉर्थ से साउथ की तरफ गमन करेंगी। बट अंदर की तरफ कैसे गमन करेंगी? साउथ से नॉर्थ की तरफ। अंदर कैसे गमन करेंगी? साउथ से नॉर्थ की तरफ गमन करेंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। इसका मतलब सोलोनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो कांस्टेंट होती है, यूनिफॉर्म एंड कांस्टेंट होती है। लेकिन इस सोलोनॉइड के बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो कांस्टेंट नहीं होती है। तो ऑप्शन पढ़िए। द फील्ड लाइन इनसाइड द सोलोनॉइड आर इन द सेम फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन which indicate that the magnetic field is the same at all point inside the solenoid। ये तो बात बिल्कुल सही है। आपको पूछा है ना इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ये तो स्टेटमेंट सही है। बी देखो, द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इनसाइड द सोलोनॉइड कैन बी यूज्ड टू मैग्नेटाइज अ पीस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल लाइक सॉफ्ट आयरन। अगर इस सोलोनॉइड के बीच हम सॉफ्ट आयरन डाल दें, क्या डाल दें? सॉफ्ट आयरन की रॉड। मान लो एक सॉफ्ट आयरन की रॉड हमने इसमें इंसर्ट कर दी, एक सॉफ्ट आयरन की रॉड अगर आपने इसमें इंसर्ट कर दी तो ये बहुत तगड़े तरीके से क्या हो जाएगा? मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा। और सॉफ्ट आयरन की रॉड डालने से सॉफ्ट आयरन रॉड मैग्नेटाइज्ड हो जाता है क्योंकि इसकी ससेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि इसकी परमेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है और इसकी रिटेंटिविटी बहुत कम होती है। मतलब ये जल्दी मैग्नेटाइज होता है और जैसे ही करंट को बंद करेंगे ये डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। तो सॉफ्ट आयरन जल्दी मैग्नेटाइज हो जाता है और जल्दी डीमैग्नेटाइज हो जाता है। तो जल्दी डीमैग्नेटाइज होने का मतलब होता है कि उसके अंदर रिटेंटिविटी कैपेसिटी कम है, मैग्नेटिक फील्ड को रिटेन करने की कैपेसिटी कम है, इसलिए इसकी रिटेंटिविटी लो होती है। और इसकी
ससेबिलिटी ज्यादा होती है क्योंकि ये बहुत ही हाई मैग्नेटिक सब्सटेंस होता है। ठीक है जी, चलिए तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? देखो पहला तो सही है, दूसरा भी सही है। द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद द सोलेनॉइड इज डिफरेंट फ्रॉम द पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द बार मैग्नेट। नहीं, गलत। जो गलत है वही सही है, जो गलत है वही सही है। पैटर्न तो सेम होता है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न सेम होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बस हो गया, जल्दी करते हैं। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड इज बिलो 20 हर्ट्ज इट इज नोन एज। अगर साउंड की फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम है तो इसे क्या बोलते हैं? इंफ्रासोनिक साउंड। मैंने आपको कल बताया था, ये कुछ याद है क्या? मैंने बताया था इंफ्रासोनिक साउंड। अगर साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में है तो ऑडिबल साउंड, और अगर साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा है तो वो अल्ट्रासोनिक साउंड में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी रोटेटिंग एन रेवोल्यूशन पर मिनट। एन रेवोल्यूशन पर मिनट, तो एक मिनट में कितने रेवोल्यूशन? एन रेवोल्यूशन कर दिया गया। तो 60 सेकंड में कितने रेवोल्यूशन? एन रेवोल्यूशन हो गए। तो एक सेकंड में कितने रेवोल्यूशन? एन बटे 60 रेवोल्यूशन हो गए। अच्छा, इसी को तो बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, इसी को तो बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। एक सेकंड में नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, और फ्रीक्वेंसी निकल गया तो एंगुलर वेलोसिटी बराबर होता है 2 पाई एफ। 2 पाई फ्रीक्वेंसी कितना है? n डिवाइडेड बाय 60। तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो गई? 2 पाई n अपॉन 60 रेडियन पर सेकेंड। बताइए, 2 पाई n अपॉन 60 रेडियन पर सेकेंड। ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। इतनी तेजी से आपको करना है, आपको इसमें समय नहीं लेना है, आप इसमें बहुत समय ले रहे हैं आप लोग। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाई डज एन ऑब्जेक्ट फ्लोट और सिंक व्हेन प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। जब किसी ऑब्जेक्ट को वाटर के सरफेस पर रखा जाता है तो ऑब्जेक्ट या तो फ्लोट करेगा या सिंक करेगा या कंप्लीटली इमर्स्ड होकर फ्लोट करेगा। तो ये क्यों होता है? ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, ड्यू टू अपथ्रस्ट ऑफ द वाटर ऑन द ऑब्जेक्ट, बोथ ए एंड बी, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। बताइए विच ऑप्शन इज करेक्ट? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से याद रखिए। 3 कंडीशन हो सकती है, या तो फ्लोट करेगा, क्या करेगा? ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा, या तो ऑब्जेक्ट इमर्स्ड करके फ्लोट करेगा, इमर्स्ड देन फ्लोटिंग, इमर्स्ड देन फ्लोटिंग, और या तो ऑब्जेक्ट सिंक कर जाएगा। अब कंडीशन समझ लो, जरा जरा कंडीशन समझ लो। मान लो कि तुम्हारे पास ये वाटर है और मान लीजिए आपके पास ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट इतना पार्ट इसका अंदर फ्लोट कर रहा है, तो ये फ्लोटिंग करेगा। ऑब्जेक्ट क्या करेगा? फ्लोट। इसे बोलते हैं पार्शियल फ्लोटिंग। ये इसको आप बोलिए सिर्फ ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहा है, बस इतना बोल दिए काम चल जाएगा। ये कब होता है? ये तब होगा जब थ्रस्ट इज ग्रेटर देन वेट ऑफ ऑब्जेक्ट। वेट ऑफ ऑब्जेक्ट के वेट के बड़ा होगा। जब लिक्विड के द्वारा लगाया गया थ्रस्ट फोर्स इस ऑब्जेक्ट के वेट के बड़ा होगा। अब इस सिचुएशन पे आ जाइए। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और ऑब्जेक्ट पूरी तरीके से इमर्ज होकर क्या कर रहा है? फ्लोट कर रहा है। वाटर में पूरी तरह से इमर्ज है और ये फ्लोट कर रहा है सरफेस पे। समझ में आ रहा है क्या? इसका ऊपर वाला सरफेस वाटर के सरफेस पे मिला हुआ है। इसे बोलते हैं इमर्ज देन फ्लोटिंग। और ये कब होता है? जब थ्रस्ट इज इक्वल टू वेट ऑफ ऑब्जेक्ट। वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, जब थ्रस्ट ऑब्जेक्ट के वेट के बराबर हो जाए तब ये सिचुएशन आती है। अब सुनो तीसरा। मान लो कि तुम्हारे पास लिक्विड है और एक बॉडी सिंक कर गई। एक बॉडी क्या कर गई? वाटर के या लिक्विड में सिंक कर गई। सिंक कब करेगी? सिंक तब करेगी जब ऑब्जेक्ट का वेट थ्रस्ट से बड़ा हो जाएगा, जब वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन थ्रस्ट फोर्स। तो ये तीनों सिचुएशन आप अच्छी तरीके से याद रखिए। होप सो कि आपको समझ में आ जाएगा। तो इसका मतलब बोथ ए एंड बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ऑप्शन सी इज राइट। The core of electromagnet is made up of soft iron because soft iron has। अभी मैंने बताया कि the core of electromagnet is made up of soft iron। क्यों बनती है सॉफ्ट आयरन की? क्योंकि सॉफ्ट आयरन की रिटेंटिविटी कम होती है, मतलब उसके अंदर मैग्नेटिक इंटेंसिटी को रिटेन करने की कैपेसिटी कम होती है, इसलिए इट हैज अ लो रिटेंटिविटी। और इसकी हाई परमेबिलिटी होती है। इसकी क्या होती है? हाई परमेबिलिटी होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ससेबिलिटी बोलते हैं। तो याद रखिएगा, लार्ज ससेबिलिटी एंड स्मॉल रिटेंटिविटी। ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। होप सो कि आपको यहां तक बात समझ में आई होगी। और टोटल 20 क्वेश्चंस हम लोग ने आज डिस्कस किए और बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चंस हैं। और आपने ये देखा होगा कि सिर्फ 9th 10th का पढ़ लेने से काम नहीं चलने वाला है।
तो आपको तैयारी एक अच्छे लेवल की करनी पड़ेगी। और अगर आप तैयारी इसी तरीके से करना चाहते हैं तो आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। बैच हमारे स्टार्ट हो चुका है, यूपी टीजीटी का, एलटी का, जीआईसी का, बीपीएससी का, टेट का, स्टेट का, सेंट्रल का, केवीएस, एनवीएस, ऑल द बैचेस हैज स्टार्टेड। तो अगर आप बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। बाइलिंगुअल में इसी तरह से पढ़ाता हूँ, हिंदी में, इंग्लिश में। होप सो कि आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में आया है तो आप प्लीज लाइक शेयर करना मत भूला करिए। चलिए, तो यहाँ पे हम आज की क्लास को समाप्त करते हैं। तैयारी करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।